है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं DA News Plus से शौर्य गाथा और मैं शकील बाजी। प्रवीर चंद्र भंजदेव काकतीय राज परिवार की एक शाखा के राजा थे, जिनकी आज भी बस्तर के आदिवासी पूजा करते हैं और उनका मानना है कि बस्तर जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है। बस्तर के पूर्व राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव उस समुदाय से है जो न केवल अपने राजा को अपना भगवान मानता है, दरअसल उनका यह भी मानना है कि अगर उनकी हत्या नहीं हुई होती तो बस्तर की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक विकास और राजनीतिक इतिहास कुछ और होता। तब बस्तर न तो नक्सली आंदोलन का शिकार होता, न ही जिले के प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से दोहन होता। वो आदिवासियों के हितों के बारे में भी मुखर थे और उनका मानना था कि जिले के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय आदिवासियों का अधिकतम अधिकार है। आदिवासियों के इन्हीं हितों के लिए वे तत्कालीन सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। तो आइए आज हम आपको अपने खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में महान बलिदानी राजा बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के जीवन से जुड़ी खास बातें बताते हैं शौर्य गाथा में। सन 1921 में बस्तर के राजा रुद्र प्रताप की मृत्यु हो गई। इसके मरने के बाद जनता, माझी, परगना मुखियाओं ने विचार कर उसकी बेटी प्रफुल्ल कुमारी को रानी स्वीकार कर लिया। जब रानी की उम्र 17 साल हो गई तो उसकी शादी के लिए अंग्रेजों ने मयूरभंज के राजकुमार से बात की, लेकिन राजकुमार की चाची इस रिश्ते से सहमत नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी बात नहीं मानी। 1927 में प्रफुल्ल कुमारी की शादी हो गई। प्रवीर चंद्र भंजदेव का जन्म प्रफुल्ल कुमारी की कोख से 25 जून 1927 को शिलांग में हुआ था। शादी के कुछ सालों बाद 26 साल की उम्र में ही 1936 में प्रफुल्ल कुमारी की मृत्यु हो गई। जनता का विश्वास था कि अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर उसको मारा गया। जनता ने अपने माझियों पर दबाव डाला कि वे लंदन से राजा के बेटे प्रवीर चंद्र को बस्तर लाकर राजा बनाए। जब प्रवीर चंद्र को राजा बनाया गया तो उस समय उसकी उम्र मात्र 7 साल थी। वे कुल मिलाकर 4 भाई थे। चारों में से प्रवीर चंद्र दूसरे नंबर पर आता था। प्रवीर चंद्र भंजदेव रायपुर के राजकुमार कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन बीमारी के कारण उसे वहां पढ़ाई छोड़कर इंदौर के डेली कॉलेज से पूरी करनी पड़ी। वे गणित विषय में कमजोर होते थे, लेकिन बाकी विषय में वे ठीक थे। इसके बाद देहरादून के भारतीय सैनिक स्कूल में भर्ती हुए। वे सैनिक स्कूल में काफी रुचि लेते थे, लेकिन स्कूल कमांडर ने उनका रिपोर्ट कार्ड देखकर स्कूल से निकाल दिया। रिपोर्ट कार्ड में लिखा था कि वे शारीरिक रूप से कमजोर है, स्वभाव से निराशावादी हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। ब्रिटिश सरकार ने लगातार उनके खिलाफ मानसिक रूप से बीमार होने की झूठी खबरें फैलाई। अंत में उसकी पढ़ाई तक छुड़वा दी और कहा कि वे बालिग हो गए हैं और राज संभालने के लिए पढ़ाई बंद कर सकते हैं। 1931 में रुद्र प्रताप राजा की मौत के बाद ब्रिटिश सरकार बस्तर पर प्रत्यक्ष शासन करने लगी। जुलाई 1947 में प्रवीर के हाथ में बस्तर का राज सौंप दिया गया। यह वह समय है जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने की योजना बना रहे थे। ब्रिटिश जाने के बाद कोई राजा भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था। भारत किसी भी कीमत पर देसी रियासतों को मिलाना चाहता था। केंद्र सरकार को प्रवीर पर संदेह था, क्योंकि हैदराबाद के नवाब से प्रवीर के अच्छे संबंध थे। प्रवीर ने नवाब को लौ खदान का ठेका भी दिया हुआ था। इसका कांग्रेस विरोध कर रही थी। नवाब भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल ने प्रवीर को धमकी व चेतावनी दी कि अगर भारत विरोधी नवाब को लौ खदान का ठेका देता है और भारत में शामिल नहीं होता तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस धमकी के बाद दिसंबर 1947 में बस्तर राजा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राजाओं के साथ भारतीय संघ में शामिल हो गया।
स्वतंत्र बस्तर और कांकेर रियासत को बस्तर जिला के नाम से मध्य प्रदेश राज्य में मिला लिया गया। अपने राज्य के जाने के बाद प्रवीर भारत में मिलने के बाद कभी भारत से संतुष्ट नहीं रहा। भारत सरकार भी उसकी हरकतों से खुश नहीं थी, क्योंकि सरकार से मिलने वाले 2 लाख रुपए भत्ता को वह अपनी मनमर्जी से खर्च करता था। जनता अगर कोई मदद मांगती तो वह तुरंत मदद करता। इससे वह बहुत लोकप्रिय हो रहा था। 1953 में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवीर चंद्र पर कोर्ट में हलफनामा पेश कर उसकी सारी संपत्ति को हड़प लिया। उस पर आरोप लगाया गया कि राजा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह अपनी संपत्ति की देखभाल ठीक से नहीं कर सकता। सरकार का मकसद प्रवीर को अपने नियंत्रण में रखना था। 1955 को बस्तर में भयंकर अकाल पड़ गया। बस्तर के आदिवासी जनता में विचार फैल गया कि हमारे राजा की संपत्ति पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। इस कारण से बस्तर में अकाल पड़ गया। देवता नाराज हो गए हैं। राजा जगदलपुर के व्यापारियों, जनता और सरकारी कर्मचारियों की अच्छी देखभाल करता था। वह बहुत लोकप्रिय हो चुका था, इससे सरकार घबराई हुई थी। सत्ता बदलने के बाद में साधारण मतदान पद्धति शुरू हो गई थी। उस समय बस्तर में 7 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट होती थी। बस्तर बहुत बड़ा जिला था, इसलिए सरकार ने उसे कई डिवीजनों में बांटा हुआ था। 1980 तक बस्तर रायपुर डिवीजन का हिस्सा होता था। 1947 के बाद सरकार जन विकास, जिसमें स्कूल, अस्पताल के बजाय रोड, थाने और वन संपत्ति के दोहन के लिए ही योजना बना रही थी। जब से बस्तर भारत संघ का हिस्सा बना और खास तौर से 1960 के बाद यहाँ बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों यानी गैर आदिवासियों का प्रवेश होने लगा। इसके अलावा बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को भी बड़ी संख्या में जंगल के अंदर बसाया गया। दूसरी तरफ 1966 में जापान साम्राज्यवाद के साथ बैलाडिला लोक खदान खोलने का समझौता हुआ, जिसने यहाँ गैर आदिवासियों की बाढ़ सी ला दी। इस प्रकार यहाँ गैर आदिवासियों की संख्या बढ़ने लगी और आदिवासी अल्पसंख्यक बनते गए। बैलाडिला से कोतावालसा यानी आंध्र प्रदेश तक रेल लाइन बिछाई गई। इससे हजारों आदिवासी विस्थापन का शिकार हुए। रेल लाइन काम के लिए मजदूरों को आंध्रा, उड़ीसा से लाया गया। बस्तरिया आदिवासी को मजदूर काम भी नहीं दिया गया। राजा प्रवीर इस भेदभाव और विनाश से बेहद दुखी थे। उन्होंने रेल लाइन को उखाड़ फेंकने और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आम जनता को संगठित करना शुरू किया। आजादी के बाद भी आदिवासियों की मुख्य समस्या जंगल व जमीन ही बनी हुई थी। जंगल पर उनको कोई अधिकार नहीं रह गया था। पूंजीपतियों के फायदे के लिए वनों का दोहन किया जा रहा था। जनजाति सुरक्षा कानून 1956 जैसे कानूनों से आम आदिवासी को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। प्रवीर ने सरकार के आदिवासी विरोधी नीतियों का कड़ा विरोध किया। बस्तर की जनता खेती और वनोपज पर जीवन यापन करती है, लेकिन सरकार उनके लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं करती थी। पूरे बस्तर में मात्र 27.5% भूमि पर खेती होती थी, लेकिन उसके लिए भी सिंचाई मात्र 2.9% ही थी। 2610 लकड़ी के हलों पर मात्र 1 हल लोहे का होता था। इतनी दरिद्रता में बस्तर के आदिवासी जीवन यापन करते थे। गैर आदिवासियों के बढ़ते जाने से जंगल बर्बाद हो रहा था। इसका विरोध करते हुए अपनी जनता को गोलबंद करने के लिए 1955 में राजा ने आदिवासी किसान मजदूर संगठन बनाया। उसने संगठन सदस्यों के लिए नियम बनाया कि कोई जंगल की जमीन को नहीं छोड़ेगा। राजा की संपत्ति राजा को देने के लिए लड़ेगा। गांव-गांव में मजदूर संगठन की इकाइयां गठित की गई। सदस्यता रसीद के साथ साथ महिला पुरुष सदस्यों को संगठन की वर्दी भी बांटी गई। राजा ने अपने मांझियों, चालाकियों, कोतवारों की नियुक्तियां शुरू कर सरकार के समानांतर अपना राजयंत्र खड़ा करना शुरू कर दिया था। उनको राजा के माझी कहा जाता था। इनको नीले रंग की पगड़ी दी जाती थी। वही सरकार अपने माझियों को दशहरा के लिए लाल पगड़ी देती थी। संगठन की महिलाओं को लाल साड़ी दी जाती थी। संगठन के सदस्य राजा के विचारों का प्रचार साप्ताहिक हाट बाजारों में करते थे। इसके अलावा नियमित पर्चा पोस्टर छापते थे, रैलियां करते थे। जनता रैलियों में अपने अपने खाने पीने का सामान लेकर जाती और राजमहल के लिए चावल खत्म होने तक काम करके आती थी। जनता अपने राजा को दिल से प्यार करती थी और भरोसा करती थी, और राजा भी ऐसा काम करता था। जनता के अंदर राजा की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने राजा को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत कोशिश की। 1957 में उसे विधानसभा चुनाव लड़ने का लालच देकर जिला कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का पद दिया गया। राजा भी अपना लक्ष्य पूरा करने के मकसद से चुनाव में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया।
जनता ने राजा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जीत दिलवाई। राजा विधानसभा का सदस्य बन गया। इसके बाद उसे अपनी संपत्ति नहीं मिली। राजा इससे नाराज होकर विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बाहर आ गया। उसका विचार था कि अगर मेरी संपत्ति मेरे हाथ में होती तो मैं मेरे हिसाब से जनता के लिए खर्च करता। मैं दूसरे कांग्रेस एमएलए की तरह भ्रष्टाचार से पैसा नहीं कमा सकता। इसके बाद राजा ने अपनी अलग से पार्टी आदिवासी सेवा दल का गठन किया। इसने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज की। 1960 में बस्तर कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष रहे सूर्यपाल तिवारी के खिलाफ आंदोलन किया। उसके तालाब पर हमला कर जनता ने सारी मछलियां जब्त कर ली। दरअसल तालाब सरकारी था, जिस पर तिवारी अवैध कब्जा किए हुए था। इसके बाद आदिवासी सेवा दल की कार्रवाई तेज हो गई। उन्होंने जंगल काटकर जमीनों को बांटना, सरकारी साहूकारों जमींदारों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया। उसी समय बस्तर में सीपीआई ने भी अपने संगठन का निर्माण किया था। उन्होंने भी जमीन जब्ती संघर्ष का समर्थन करते हुए दारू न पीने का प्रचार किया। सेवा दल के जंगल काटकर जमीन बांटने की कार्रवाई को रोकने के लिए सरकार ने 22,000 एकड़ जमीन को आदिवासियों को देने का निर्णय लिया। सेवा दल ने गांव-गांव और जगदलपुर में कांग्रेस के खिलाफ बड़े पैमाने पर सभाओं का आयोजन किया। हजारों संख्या में आदिवासी रैलियां में आते थे। इसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस विरोधी प्रजा सोशलिस्ट और राम राज्य दल जैसी पार्टियां भी राजा के पक्ष में खड़ी हो गई। सेवा दल और राजा के आंदोलन से सरकार में हड़कंप मच गया। सरकार को डर लगने लगा, यह आंदोलन अब अलग बस्तर राज्य की मांग करने लगेगा और हिंसक रूप धारण करेगा। सरकार ने बस्तर के कई हिस्सों और जगदलपुर में विशेष सशस्त्र बल को तैनात कर दिया। सरकार ने प्रवीर चंद्र का 2 लाख भत्ता रद्द कर दिया और राजा की उपाधि भी छीन ली। जनता में इसके खिलाफ आक्रोश फैलने लगा। सेवा दल को दबाने के लिए राजा प्रवीर चंद्र को फरवरी 1961 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गिरफ्तार कर नरसिंहगढ़ जेल में बंद कर दिया गया। परिवार में फूट डालने के लिए प्रवीर के भाई विजय चंद्र को सरकार ने राजा घोषित कर उसे 2 लाख भत्ता देना शुरू कर दिया। सरकार ने प्रचार किया कि प्रवीर एक और भूमकाल की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसे पकड़कर जेल में रखा गया। प्रवीर का भाई विजय चंद्र भंजदेव सरकार के पाले में जा खड़ा हो गया, लेकिन जनता ने विजय को राजा के तौर पर स्वीकार नहीं किया था। जनता ने प्रवीर की रिहाई के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। मार्च 1961 गांव-गांव में सभाएं, रैलियां व अन्य जल कार्यवाहियां तेज हो गयी। लोहंडी, तोकेपाल, देवरा, करंजी सहित कई गांव सरकार को पूरी तरह से टैक्स देना बंद कर दिया। बाहरी व्यापारियों के हाट बाजार में आने पर रोक लगा दी गई। व्यापारियों का भी गुस्सा पुलिस पर बढ़ गया, क्योंकि ऐसा पुलिस के कारण हो रहा था। जब पुलिस लाठीचार्ज करती तो जनता भी उसका विरोध उसी रूप में करती थी। जनता ने नारायणपाल के सूर्यपाल तिवारी का सफाया करने की चेतावनी दी। इसके बाद सूर्यपाल तिवारी पुलिस सुरक्षा में घूमने लगा। संघर्षरत जनता ने शराब की भट्टियों और स्कूल भवन को जला डाला। पारंपरिक सूचना पाकर दूर दूर से आदिवासी लोहंडी गुड़ा में जमा होना शुरू हुआ। 1910 भूमकाल विद्रोह जैसा माहौल बन गया। इस डर से सारे बाहरी व्यक्ति डरकर जगदलपुर भाग खड़े हुए। राजा की रिहाई के लिए जनता ने 28 मार्च को जगदलपुर में रैली आयोजित करने का फैसला लिया और हजारों की संख्या में लोग जगदलपुर के पशु मंडी में जमा हो गए। अगले दिन यानी 29 मार्च को जनता और पुलिस के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस वालों ने 500 लोगों को हिरासत में ले लिया। 31 तारीख को इसके विरोध में लोहंडी गुड़ा में 10,000 जनता रैली में भाग लिया था। उसी दिन बाजार भी था। इसको रोकने के लिए विजय चंद्र आगे आया, लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी। पुलिस ने जनता पर आंसू गैस के गोले दागे और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 13 आदिवासी शहीद हो गए। सैकड़ों लोग फायरिंग से घायल हुए। राजा की रिहाई के आंदोलन ने इसके बाद और जोर पकड़ लिया। हर गांव में पुलिस की गश्ती ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। पुलिस ने 11 अप्रैल तक जगदलपुर में धारा 144 लागू कर दी। पूरे जिले में विस्फोटक परिस्थितियां बनी हुई थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सीपीआई और जनसंघ ने लोहंडी गुड़ा फायरिंग की, न्यायिक जांच करने की मांग की। सरकार ने फायरिंग में शहीद लोगों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की, लेकिन जनता ने पैसे लेने से मना कर दिया। जान लेने और पैसे देने की सरकारी नीति का जनता ने कड़ा विरोध किया। अप्रैल 1961 में सरकार को हार कर राजा प्रवीर को रिहा करना पड़ा।
अगस्त में उसका बस्तर आगमन हुआ। राजा के आने से जनता में और जोश बढ़ गया। सरकारी कर्मचारियों में बदली के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई। चुनावी फायदे के लिए विपक्षी पार्टियां राजा के आसपास मंडराने लगी। कांग्रेस पार्टी से भी वे लोग बाहर आ गए जो राजा के खिलाफ नहीं थे। जेल से आने के बाद प्रबीर ने एक नई पार्टी अखिल भारतीय महाराजा पार्टी का गठन किया। उसका उद्देश्य उन देशी रियासतों में राजाओं का अधिकार कायम करना था। 1962 के विधानसभा चुनाव में राजा ने गांव-गांव घूमकर प्रचार किया। लोहंडीगुड़ा फायरिंग का विरोध करने वालों की राजा ने खूब मदद की। जिस जिसको राजा का समर्थन मिला उनकी जीत हुई। राजा ने खुद कांकेर लोकसभा से एमपी का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। उनका विवाह 4 जुलाई 1961 को पाटन राजस्थान के राजऋषि राजरासेब उदय सिंह जी और पाटन की रानी त्रैलोक के राजलक्ष्मी की बेटी राजकुमारी सुभराज कुमारी से हुआ था। वे 28 अक्टूबर 1936 को सिंहासन पर बैठे। राजा का सरकार की तरफ से पैसा आना बंद हो गया था। रानी को बस्तर लाने में वह समर्थ था, लेकिन रानी को देखने के लिए जनता बेहद उतावली और उत्सुक थी। इसलिए जनता ने चंदा जमा करके रानी को लाया और एक बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। बस्तर में रानी के आगमन से पूरे आंदोलन को जोश मिला। बड़ी संख्या में रानी के नेतृत्व के कारण महिलाएं आंदोलन में कूद पड़ी। इस बार के दशहरा में राजा को रथ पर सवार किया गया। लोगों की मांग थी कि प्रबीर को पुनः राजधानी प्रदान की जाए और राज संपत्ति को सौंपा जाए। 3 अगस्त 1962 को जगदलपुर में बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस सभा में एमपी लखनऊ भवानी को तलब किया गया था। जनता द्वारा चेतावनी दिया गया कि अगर वह राजा का समर्थन नहीं करता तो इस्तीफा दे। राजा की पार्टी लगातार फायरिंग की जांच करने की मांग कर रही थी। सरकार कभी न्याय नहीं करेगी, इस पर उसने लोहंडीगुड़ा नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। जनता ने भूख हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, रैली, जुलूस से लेकर तिरंगा झंडा जलाने तक कई रूपों में संघर्ष किया। राजमहल में सरकार द्वारा लगाए गए तालों को तोड़कर जनता राजमहल में घुस गई और कब्जा कर लिया। पुलिस ने लोगों के कब्जे से महल छुड़वाने के लिए बल का प्रयोग किया। जनता के तीर से एक पुलिस वाला घायल हो गया। बाद में पुलिस ने जुर्म में 61 लोगों को गिरफ्तार किया और 9 लोगों को कोर्ट में 5-5 साल की सजा सुनाई। पुलिस के दमन से जनता में कोई खौफ नहीं था। सितंबर 1965 में बेजरपदर गांव के नेता हिडमा को जब पुलिस पकड़ने आई तो 2 पुलिस वालों को लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस और कर्मचारियों में खौफ फैल गया। पुलिस ने दमन तेज करते हुए गश्त और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा दिया। 25 जुलाई 1963 को राजा की संपत्ति सरकार ने राजा को सौंप दिया, लेकिन विजय चंद्र ने कोर्ट में केस कर दिया कि मैं बस्तर का राजा हूं और संपत्ति पर अधिकार मेरा है। 2 साल कोर्ट में केस चलता रहा। एक दिन जब प्रबीर नहीं था तो विजय सोना चोरी करके ले गया। इसके विरोध में पारंपरिक रिवाज से हजारों जनता जमा हुई। लोगों ने देवता को आह्वान किया, सोना वापस दिलाने की मांग की। लगातार बारिश न होने के कारण 1965 में बस्तर में अकाल पड़ गया। सरकार ने इलाके को अकालग्रस्त घोषित कर दिया, लेकिन टैक्स वसूल करना बंद नहीं किया। सरकार की नीति से आक्रोशित जनता ने टैक्स देना बंद कर दिया। गांव में पटवारी आने से उसे पीट कर भगा दिया जाता था। उसके कागज पत्र छीन कर जलाया जाने लगा। उस समय प्रति हल 8 प्याली यानी लगभग 1.5 किलो चावल और 8 रुपए देने पड़ते थे। 1965 से 1966 में सरायपाल, सोनागुड़ा, नगरनार के बाजारों में कई रैलियां निकाली गयी। नवंबर 1965 में जगदलपुर में बड़ी रैली का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने रैली को विफल करने के लिए धारा 144 लागू कर 19 महिला और 59 पुरुष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 25 मार्च 1966 को राजमहल के सामने भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। राजमहल के सामने हजारों लोग जमा थे। उसने हाथों में भी तीर धनुष लिए थे। उस दिन पुलिस और जनता के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। कई पुलिस वाले घायल हुए, कुछ मारे गए। यह देखने और इन सबको रोकने के लिए राजा महल से बाहर निकला। तभी पुलिस ने राजा प्रबीर चंद्र भंजदेव को गोलियों का निशाना बना दिया। राजा प्रबीर चंद्र भंजदेव सहित 11 आदिवासी लोग शहीद हुए। अपने जल, जंगल, जमीन और तमाम संपत्ति पर अपने अधिकार के लिए अपने राजा के नेतृत्व में लड़ाई करने वाली जनता अपने प्राणों का बलिदान दे दी। लेकिन यह लड़ाई रुकी नहीं। 1825 में वीर गेंद सिंह की शहादत से लेकर 1966 प्रबीर सिंह की शहादत तक चली लड़ाइयों के दौरान
हजारों आदिवासियों ने अपने भूमकाल विद्रोह में शहादतें दी। कुल मिलाकर देखें तो 1825 से जो लड़ाई गेंद सिंह विदेशी अंग्रेजों स्थानीय मराठा शासकों के खिलाफ शुरू किया था, वह निरंतर जारी रहा। आज तक बस्तर के आदिवासियों की जल जंगल जमीन का मुद्दा हल नहीं हो पाया है। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले। कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।